अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर वाफियत के साथ होंगे। बेटा आज का हमारा टॉपिक है डिस्कस द डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आज हमने कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कशन करनी है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे डेटा डिक्शनरी की। डेटा डिक्शनरी क्या होती है? तो बेटा डेटा डिक्शनरी ऐसा होता है कि डेटा अबाउट डेटा, यानी किसी डेटा के बारे में कुछ डेटा को सेव करके रखना, वो डेटा डिक्शनरी कहलाता है। जैसे कि अगर हमने कोई फील्ड डिफ़ाइन की है, ठीक है, कि ये हमारे टेबल के अंदर एक फील्ड है, ठीक है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेबल क्रिएट करता हूँ। ये हमने एक फील्ड बनाई है, ठीक है, एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर यहाँ पर कुछ फील्ड्स बना ली, ठीक है। तो यहाँ मैंने रखा सीरियल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, आर नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन नंबर का जो मेमोरी साइज़ है वो कितना होगा, ठीक है, या फिर उसके अंदर कितनी लेंथ का डेटा सेव किया जा सकता है, यानी वो कितने डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ डिफ़ाइन करना डेटा डिक्शनरी कहलाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है द डेटा डिक्शनरी इज़ अ फाइल दैट स्टोर ऑल डेटा डेफिनेशंस ऑफ अ डेटाबेस, कि डेटाबेस में जितना भी डेटा सेव होता है उनके तमाम तरह की जो डेफिनेशंस हैं वो हमारी यहाँ पर सेव होती हैं। ठीक है, इट में ऑल्सो मोनीटर द डेटा एंड देयर इट्स एंटर, कि बेटा ये इस चीज़ को भी मोनीटर करता है कि जो डेटा हमारी डेटाबेस के अंदर एंटर किया जा रहा है क्या वो उन्हीं डेफिनेशंस के मुताबिक है या फिर नहीं। अगर तो वो डेफिनेशंस को फॉलो नहीं करता तो देन ये एरर्स हैं और फिर इनको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, यानी ठीक करना पड़ता है। इट इंश्योर दैट द डेटा इज़ अकॉर्डिंग टू द डेटा डेफिनेशन रूल्स, जैसे मेरे को बताया कि डेटा जो एंटर हो रहा है वो मस्ट है कि वो रूल्स के मुताबिक एंटर हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने कंडीशन लगा रखी है कि कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा आर्मी के अंदर अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, तो यानी डेटाबेस के अंदर वो 18 साल से बच्चे कम उम्र बच्चे की एंट्री हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो बेटा ये होते हैं हमारे पास रूल्स और डेफिनेशंस। ठीक है, द रूल्स इंक्लूड द फील्ड नेम, इसमें फील्ड का नाम क्या है, फील्ड का साइज़ क्या है, उसकी टाइप क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पर डिफाइन किया जाएगा। द डेटा डिक्शनरी इज़ ऑल्सो यूज फॉर द डेटा एक्सेस ऑथराइज और द डेटाबेस यूज़र, कि बेटा डेटा डेफिनेशन ये भी बताती है कि जो डेटा है वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही एक्सेस कर पाए और कोई बंदा उससे एक्सेस ना कर सके। डेटा डिक्शनरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रिपोजिटरी, बेटा इसको रिपोजिटरी भी कहा जाता है। रिपोजिटरी एक ऐसा ख़ास तरह का मेथड होता है, यानी ये ख़ास तरीकाकारी है जिसके अंदर तमाम डेफिनेशन हम पहले ही करके रखते हैं और उसके मुताबिक फिर काम करते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यूटिलिटीज़। बेटा जब वो फर्स्ट ईयर में थे तो आपने यूटिलिटीज़ के बारे में पढ़ा था। यूटिलिटी ऐसे सॉफ्टवेयर या छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके काम के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, उसे हम यूटिलिटीज़ कहते हैं। ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। अब लिखा हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूटिलिटीज़ आर अ प्रोग्राम दैट आर यूज टू मेंटेन डेटाबेस, यानी डेटाबेस को मेंटेन रखने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाएंगे, ये छोटे प्रोग्राम इस्तेमाल किए जाएंगे, इनको हम कहेंगे यूटिलिटीज़ हैं। या सम यूटिलिटीज़ आर यूज़ फॉर बैकअप, कुछ यूटिलिटीज़ जो उनसे होते हैं वो बैकअप लेने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, डेटा को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, और भी कई सारे सॉफ्टवेयर यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से हम काम करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी लैंग्वेज क्या होती है? जैसे बेटा हमारे पास सी लैंग्वेज थी, ठीक है, कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हम सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, इसी तरह से डेटाबेस के अंदर अगर हमने कोई मैनिपुलेशन परफॉर्म करवानी हो देन हम क्या करवाते हैं, क्यूरी लैंग्वेज से काम लेते हैं। अ क्यूरी लैंग्वेज इज़ यूज टू परफॉर्म अ डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। द मोस्ट पॉपुलर क्यूरी लैंग्वेज इज़ SQL, कि बेटा ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होती है, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है उसे हम SQL कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। बेटा ये इम्पॉर्टेंट तरीन MCQs है यहाँ पर, और शॉर्ट भी एक दो दफ़ा देखा गया। ठीक है, कि SQL स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये आपने याद रखना है। ठीक है, A statement or SQL of the SQL are written in simple English like sentence, कि बेटा ये इंग्लिश की तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने कोई वो करना हो ना, सिलेक्ट करना हो टेक्स्ट, ठीक है, तो मैं वहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट ऑल, इस कॉल कहते हैं वहाँ पे ऑल फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो जस्ट मुझे टेबल नेम लिखना होता है और उसका सारा डेटा हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी जो है हम काम कर सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इसकी जो क्यूरीज़ हैं वो सेलेक्ट है, डिलीट है, क्रिएट है, मॉडिफाई है, अपडेट है, इंसर्ट है, इस तरह की बेशुमार क्यूरीज़ हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। SQL कैन यूज़ फॉर द फॉलोइंग पर्पज़। अब कुछ वजूहत हैं। पहला, क्रिएट टेबल स्ट्रक्चर, यानी टेबल्स क्रिएट करने के लिए हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, एंटर डेटा इन टेबल्स, टेबल्स के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए हम इनका इस्तेमाल करवाते हैं। रिट्रीवल डेटा फ्रॉम डेटाबेस, टेबल्स के अगर हमें टेबल्स के अंदर डेटा रखा गया है उसे रिट्रीव करना चाहते हैं देन हम इसका इस्तेमाल करवाते हैं। अपडेट डेटा इन टेबल्स, टेबल्स के अंदर एग्जिस्टिंग डेटा है हम उसे अपडेट करवाना चाहते हैं देन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। डिलीट डेटा फ्रॉम टेबल्स, टेबल्स में से डेटा को डिलीट करवाना, ठीक है। डिलीट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग डेटा है हम उसे वहाँ से परमानेंटली ख़त्म कर देंगे, ठीक है, या ऑफ कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिपोर्ट जनरेशन। अच्छा बेटा, डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा स्टोर करवाया जाता है एट द एंड उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, ठीक है। अब रिपोर्ट क्या होती है, मैं आपको क्लास में बता रहा था कि रिपोर्ट क्या होती है कि डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, इन्फॉर्मेशन बहुत थोड़ी सी बनती है, ठीक है, प्रोसेस करने के बाद, और फाइनल जो डेटा प्रेजेंट करवाया जा रहा होता है वो बेसिकली रिपोर्ट होती है, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दी थी कि अगर आपको मरदमशुमारी की जाती है, मरदमशुमारी के अंदर पता किया जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बड़े हैं, कितने जवान हैं, और बाद में वो सारे आर्मी वाले डेटा लिख कर ले जाते हैं, ठीक है। और एट दी एंड असम्बली के अंदर एक बंदा बताता है कि भाई हमारे पूरे मुल्क के अंदर इतने लोग पढ़े लिखे हैं, इतने बूढ़े हैं, इतने जवान हैं। तो बेसिकली वो जो चीज़ पढ़ रहा होता है उसे हम रिपोर्ट कहते हैं, यानी फाइनल जो रिजल्ट होगा उसे हम रिपोर्ट कहेंगे, ठीक है। अ रिपोर्ट जनरेटर इज़ अ प्रोग्राम, ये छोटा सा प्रोग्राम होता है दैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट, जिनका रिपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट रिट्रीव्स द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस एंड डिस्प्ले एंड द डिफरेंट फॉर्मेट्स, कि बेटा वो डेटाबेस से ही डेटा को लेगा लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में प्रेजेंट करवाएगा, यानी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर प्रेजेंट करवाएगा, ठीक है। अ यूज़र कैन यूज़ द रिपोर्ट जनरेटर टू फॉर्मेट पेज नंबर्स, कि बेटा हम पेज नंबर उसके ऊपर लगा सकते हैं, हम उसके अंदर कलर्स करवा सकते हैं, बेशुमार काम है, जो डेट लगा सकते हैं, कॉलम्स बना सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, टाइटल्स बना सकते हैं, बहुत सारा काम है जो हम रिपोर्ट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। द यूज़र कैन प्रोड्यूस यूजफुल एंड अट्रैक्टिव रिपोर्ट बाय यूजिंग अ रिपोर्ट जनरेटर, यानी रिपोर्ट जनरेटर को यूज़ करके हम एक अच्छी अट्रैक्टिव चीज़ उनसे वो रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट जनरेटर इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिपोर्ट राइटर, इसको रिपोर्ट राइटर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेस सिक्योरिटी। बेटे डेटाबेस के अंदर ना सिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखा जाता है, ठीक है, यानी अनऑथोराइज पर्सन कभी भी उस डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाता, ठीक है। बाज़ औक़ात हैक हो भी जाती हैं लेकिन वो बड़े रेयर चांसेस होते हैं, ठीक है। अभी तक सिक्योर सिस्टम्स को बनाने की कोशिश की भी जा रही है और बनाए भी जा रहे हैं, ठीक है। एक्सेस सिक्योरिटी रेफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ द डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस, यानी अनऑथोराइज पर्सन डेटा को बचा के रखना है, ठीक है। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन द डेटा सिक्योरिटी, यानी में बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर मिलते हैं जिनकी मदद से हम डेटा को प्रोटेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। द डेटा सिक्योरिटी इज मेंटेन बाय द एक्सेस टू द डेटाबेस थ्रू द यूज़र पासवर्ड, यानी पासवर्ड्स का इस्तेमाल करके हम क्या करवाते हैं, डेटा को बचा लेते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट यूजर्स ऑफ द डेटाबेस सिस्टम हैव अ डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सेस राइट टू द डेटाबेस। जैसे बेटा आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि यूज़र के राइट्स को डिफाइन करके हम सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चैप्टर नंबर 6 के अंदर आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर हम यूज़र्स के राइट को डिफाइन कर देते हैं कि एक बंदा है उसकी सिर्फ राइट है कि वो डेटा एंटर करेगा तो वो सिर्फ एंटर ही करेगा, अगर एक बंदे का काम है वो डेटा अपडेट करेगा सिर्फ वही अपडेट करेगा, कोई और नहीं, ठीक है। तो इस तरह जब हम राइट्स को डिफाइन कर देते हैं तो डेटा को सिक्योर करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास बैकअप एंड रिकवरी, यानी बेटा डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि हमें बैकअप मिलते रहते हैं, बैकअप की फैसिलिटी मिलती रहती है, और अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारा डेटा लॉस हो जाए तो हम रिकवरी से इजीली रिकवर भी कर लेते हैं, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बैकअप्स एंड रिकवरी, यानी आप इजीली बैकअप और रिकवरी कर सकते हैं। बैकअप फैसिलिटी इज़ यूज टू स्टोर एन एडिशनल कॉपी ऑफ डेटा, यानी अब एडिशनल कॉपी होती है वो डेटा की स्टोर करवा लेते हैं अलग एक जगह के ऊपर, ठीक है, और जब ज़रूरत पड़ती है हम उसे रिकवर करवा लेते हैं। द डेटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द डेटाबेस फाइल और इफ़ ओरिजिनल फाइल इज़ नॉट लॉस्ट और डैमेज, इफ़ लॉस और डैमेज, कि अगर खुदा ना खास्ता हमारी ओरिजिनल फाइल डैमेज हो जाए या लॉस हो जाए तो फिर हम क्या करवाते हैं, इस बैकअप फाइल से डेटा को दोबारा से रिकवर करवा लेते हैं, ठीक है। ये फैसिलिटी हमें मिलती है किससे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से, ओके। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि क्या कुछ एडवांटेजेस हैं और क्या कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के,
ठीक है, तो लेट्स सी, इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ओके, सबसे पहले आता है हमारे पास एडवांटेजेस हैं, सम इंपॉर्टेंट एडवांटेज फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एज फॉलोज। अब एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला एडवांटेज है डेटाबेस डेटा इंडिपेंडेंसी। बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको 110% आपने याद करना है, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी बेटा ये हमने जब हम फाइल प्रो सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था डिपेंडेंसी। इट्स मीन्स कि प्रोग्राम फाइल और डेटा फाइल आपस में डिपेंडेंट थी, लेकिन हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये टोटली अपोजिट होता है, ठीक है। हमारे प्रोग्राम फाइल और डेटाबेस की फाइल्स क्या होती हैं? सेपरेट होती हैं, लेकिन लॉजिकली आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डेटाबेस डेटा इंडिपेंडेंसी, ठीक है। हमें डेटा इंडिपेंडेंसी की सहूलत मिल जाती है डेटाबेस अप्रोच के अंदर, ठीक है। इट मीन्स दैट द डेटा एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, कि वो दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। द यूजर कैन चेंज द डेटा स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन विदाउट चेंजिंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि बेटा अगर हम एप्लीकेशन प्रोग्राम में चेंज ना भी करें देन हम तब भी डेटा के अंदर चेंज क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। द यूजर कैन यू ऑल्सो मॉडिफाई द प्रोग्राम विदाउट ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, यानी बेटा अगर हम प्रोग्राम में चेंज करेंगे तो डेटा को फ़र्क नहीं पड़ेगा, डेटा में चेंज करेंगे तो प्रोग्राम को फ़र्क नहीं पड़ेगा। शायद मैंने दोनों चीज़ें सेम बोल दी, यानी सादा अल्फाज में कहूँ तो बेटा अगर हम प्रोग्राम में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो डेटा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और अगर हम डेटा में चेंज कर रहे हैं तो प्रोग्राम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इज इट ओके? अच्छा, अब हम बात करते हैं रिडंडेंसी की। रिडंडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। ये रिडंडेंसी की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। रिडंडेंसी मीन्स दैट द डुप्लीकेशन ऑफ द डेटा इन मल्टीपल फाइल्स, कि मल्टीपल फाइल के अंदर हम सेम डेटा को मल्टीपल टाइम सेव करवा दें, ठीक है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी लाइब्रेरी की और स्कूल की या कॉलेज की, ठीक है। एक बच्चा कॉलेज के अंदर भी जाकर रजिस्टर होता है और लाइब्रेरी में भी जाकर रजिस्टर हो जाता है, ठीक है, तो सेम डेटा वो दो दफ़ा एंटर करवा देता है, तो ये क्या होती है? डुप्लीकेशन से हमारी जो स्टोरेज होती है वो ज़ाया हो जाती है, ठीक है। द डेटा इन अ डेटाबेस अप्रोच, हाँ, द डेटा इन अ डेटाबेस अपेयर्स ओनली वंस, के बेटा डेटा सिर्फ एक दफ़ा एंटर करवाया जाता है रिडंडेंसी डेटाबेस सिस्टम के अंदर। इट इज़ नॉट डुप्लीकेटेड, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। द सेम डेटा इज़ यूज एट द ऑल प्लेसेस इफ इट रिक्वायर्ड, यानी जब हमें डेटा की ज़रूरत होगी देन बेटा क्या होगा? सेम डेटा को हम यूज़ करेंगे हर जगह से लेकर, ठीक है। सपोज वी वांट टू मैनेज द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट हु स्टडी इन अ कॉलेज एंड द स्टूडेंट हु इज लिव इन अ हॉस्टल, यानी हॉस्टल के अंदर और कॉलेज के अंदर रहने वाला स्टूडेंट, यानी कॉलेज के अंदर पढ़ने वाला और हॉस्टल में रहने वाला स्टूडेंट एक ही है, तो हम क्या करेंगे? एक ही दफ़ा डेटा उसका सेव करवाएंगे, बार बार डेटा उससे नहीं लेंगे, ठीक है। द डेटा of the student is stored in a college database. If the student live in a hostel, his record will stored only in a college database, कि अगर हमारे पास वही बच्चा हॉस्टल में भी रहता है और कॉलेज में भी, तो हम उसका सिर्फ कॉलेज में डेटा स्टोर करेंगे, हॉस्टल में डेटा स्टोर करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, ठीक है। इट विल नॉट बी डुप्लीकेटेड, हम इसको डुप्लीकेट नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं होता, ये एडवांटेज है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिस्टेंसी कंसंट्रेट्स। अच्छा बेटा, जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी मीन्स कि डेटा हमारा क्या होगा? एक्यूरेट होगा। कंसिस्टेंट मीन्स ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जिनकी मदद से डेटा मेरा एक्यूरेट रहेगा। इसका मतलब है कि हम ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं एंटर होने से पहले, कि जब डेटा एंटर होगा तो वो हमेशा क्या रहेगा? एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। अब इसको पढ़ते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी आर द रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो टू एंटर डेटा इन डेटाबेस, ठीक है, यानी डेटाबेस के अंदर डेटा एंटर होने से पहले लाजमी के रूल्स को फॉलो किया जाए। इफ द डेटा डज नॉट फुलफिल देयर कंसिस्टेंट्स इट कैन नॉट बी एंटर इन अ डेटाबेस, के अगर उन्होंने रूल को फॉलो ना किया तो भी डेटा हमारा उसके अंदर एंटर डेटाबेस में एंटर नहीं होगा, ठीक है, ओके। इसके बाद बेटा हमारे पास लिखा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड एन ईजी वे फॉर अप्लाइंग डिफरेंट कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंट्स दैट इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटा इन द डेटाबेस, कि बेटा हमारे पास बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, इनको अप्लाई करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जो हमारे डेटा को एक्यूरेट रखवाते हैं। फॉर एग्जांपल कंसंट्रेट्स कैन बी अप्लाइड टू श्योर दैट द मेक टू स्टूडेंट ऑलवेज बिटवीन 0 to 100। अच्छा, मार्क्स आर 0 to 100, कि बेटा जैसे हमने एक रूल अप्लाई किया कि जब यूज़र के नंबर यानी स्टूडेंट के नंबर एंटर किए जा रहे हैं किसी रिजल्ट कार्ड के अंदर,
तो वो 0 और 100 के दरमियान में होनी चाहिए, ना तो 100 से ज़्यादा हो ना ही वो 100 से यानी 0 से कम हो। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, कंसिस्टेंसी कंसंट्रेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास सपोर्ट कम्प्लेक्स डेटा रिलेशनशिप्स। अच्छा बेटा, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम लोग डेटा को लिंक करवा देते हैं, एक डेटा को दूसरे डेटा से लिंक करवाते हैं। ठीक है, जैसे कॉलेज का लाइब्रेरी के साथ लिंक करवाना। ठीक है, फिर उसी कॉलेज का एक हॉस्टल के साथ लिंक करवाना, फिर उसी स्टूडेंट का, उसी कॉलेज के स्टूडेंट का मेस जो होता है कॉलेज के अंदर, ठीक है, हॉस्टल के अंदर, वो उसके लिंक करवाना। या फिर अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज ले रखी हैं अपने हॉस्टल से, जैसे लाइक आने AC, फ्रिज, वाईफाई, ये सारी सहूलतें अगर आपने ली हैं तो उसका एक अलग से डेटा स्टोर होगा। तो ये बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो इन कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बड़ी ही आसानी के साथ मेंटेन करवाया जा सकता है हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अलो द यूजर टू डिज़ाइन कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर, यानी बड़ा कम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर यहाँ बनाया जा सकता है। इट इनेबल द यूजर टू लॉजिकली व्यू एंड एक्सेस डेटा इन अ डिफरेंट वेज, कि बेटा लॉजिकली हम इसको अरेंज भी करवा सकते हैं, मैनिपुलेट भी करवा सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट भी इससे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटा सिक्योरिटी फीचर्स। अब सिक्योरिटी क्योंकि हमेशा से इंपॉर्टेंट रही है, ठीक है, तो हमारी डेटाबेस जो सी होती है वो अनऑथराइज्ड यूजर से हमारे एक्सेस को बचा कर रखती है, डेटा को बचा कर रखती है। ठीक है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड द सेवरल प्रोसीजर टू मेंटेन डेटा सिक्योरिटी, यानी ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर हैं जिससे हम डेटा को मेंटेन करवाते हैं, बचा कर रखते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करवाते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ मेंटेनिंग by allowing the access database through the user and ensure the password, username and password, कि बेटा हम राइट्स देते हैं डेटाबेस के अंदर कि किस बंदे को कितना राइट है, और उसके बाद हम क्या करवाते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड भी अलॉट करवा देते हैं। ठीक है, अगर यूजर नेम और पासवर्ड ठीक रहेगा देन हम उसको एक्सेस देंगे, वरना कोई भी एक्सेस नहीं दी जाएगी। ठीक है, डिफरेंट यूजर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम हैव द डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सेस राइट एंड डेटाबेस। जैसे राइट्स की बात हम कर चुके हैं कि अगर डेटा एंट्री वाला बंदा है तो सिर्फ एंट्री की एक्सेस होगी, इसके अलावा दूसरी एक्सेस उसे नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी। ठीक है, यानी हम डेटाबेस का एडिशनल बैकअप बना सकते हैं, एडिशनल कॉपी बना सकते हैं, और बवक्त ज़रूरत हम उसे क्या करवा सकते हैं, एडिशनल कॉपी से डेटा को रिकवर भी करवा सकते हैं। ये डेटाबेस का एक अच्छा फीचर है और ये यूटिलिटी होते हैं जिसकी मदद से हम डेटाबेस डेटा को रीबिल्ड करवा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एडवांस कैपेबिलिटीज़। अब ये क्या होती हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट करवाना, इंटरनेट के साथ कंपैटिबल हो जाना, और फिर डेटाबेस का ऑनलाइन वर्किंग में आ जाना। ये तमाम तर सहूलतें हमें किससे मिलती हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके डिसएडवांटेजेस की। ठीक है, कि हमें क्या क्या नुकसान होते हैं अगर हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला नुकसान, हाई कॉस्ट ऑफ DBMS। बेटा अगर कोई सॉफ्टवेयर ज़्यादा सहूलतें देता है, ठीक है, तो जाहिर है वो थोड़ा महंगा भी होगा। अगर DBMS हमें ये सारी सहूलतें दे रहे हैं जो हमने 7 पॉइंट पढ़े, ठीक है, कि हम उसमें रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, डेटा इंडिपेंडेंसी होती है, हमें सपोर्ट मिलती है, कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बनाए जा सकते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, बैकअप होता है, रिकवरी होती है, एडवांस कैपेबिलिटीज़ मिलती हैं, तो जाहिर है बेटा वो फिर महंगा भी तो होगा। जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे उतना ज़्यादा महंगा होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ द कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी लार्ज एंड कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर। ये बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर होता है। इट इज़ एक्सपेंसिव टू परचेज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, कि बेटा इसको परचेज करना हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हायर हार्डवेयर कॉस्ट, यानी अगर हम डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं तो बेटा ये सिर्फ चंद MBs का नहीं होता, हम मिलियंस ऑफ एंटिटीज़ का डेटा सेव करवाते हैं। ठीक है, और जब इतना ज़्यादा डेटा स्टोर करवाना है तो ज़ाहिर है फिर हमें हार्डवेयर कंपोनेंट भी अच्छे खासे सेहतमंद लगाने पड़ेंगे, हैवी लगाने पड़ेंगे। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा रैम प्रोसेसर की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा रैम की ज़रूरत होगी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत होगी, तो ज़ाहिर है वो थोड़े महंगे आते हैं। ठीक है, इसमें लिखा हुआ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज कॉम्प्लिकेटेड एंड हैवी सॉफ्टवेयर, यानी इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और थोड़े हैवी भी होते हैं। इट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ द मेमोरी एंड हाई प्रोसेसिंग पावर टू रन, कि बेटा इसको अच्छी खासी हाई प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है ताकि इसे रन करवाया जा सके। इट रिक्वायर पावरफुल हार्डवेयर, इसके लिए हमें अच्छे हार्डवेयर की ज़रूरत है, पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत है जो प्रॉपरली वर्क को एफिशिएंटली कंप्लीट करवा सकें। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है अपॉइंटिंग अ टेक्निकल स्टाफ। जब बच्चे काम ही कम्प्लेक्स है,
काम भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसके लिए हमें अच्छा खासा टेक्निकल स्टाफ हायर करना पड़ेगा, ठीक है। और जब टेक्निकल स्टाफ हायर करेंगे तो उसको अच्छा खासा पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास प्रॉब्लम है। द टेक्निकल स्टाफ सच एज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब टेक्निकल स्टाफ में कौन कौन आते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आता है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। टेक्निकल स्टाफ से क्या मुराद है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर भी है, वो भी टेक्निकल स्टाफ के अंदर आता है। इज रिक्वायर अ मैनेज DBMS, ये हमें DBMS को मेंटेन रखने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। द ऑर्गेनाइजेशन नीड टू पे गुड सैलरीज टू द टेक्निकल स्टाफ, कि टेक्निकल स्टाफ को अच्छी खासी सैलरीज देनी पड़ती हैं, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निकल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ कास्ट ट्रेनिंग। अच्छा बेटा, जब कभी आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, इंशाल्लाह आप लोग यूनिवर्सिटीज़ के बाद या यूनिवर्सिटीज़ से पहले या यूनिवर्सिटीज़ के दौरान सॉफ्टवेयर हाउस में जाएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी कि भाई आप अगर किसी ऑफिस में आ गए हैं तो उस ऑफिस में अपने काम किस तरह से करना है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है। या फिर ऐसा भी मुमकिन है कि थोड़ा सा बड़ा होने के बाद या यूनिवर्सिटी में कदम रखने के बाद आप लोग इंटर्नशिप करें, ठीक है। इंटर्नशिप के अंदर भी क्या होता है, आपको काम सिखाया जाता है, ठीक है, कि काम को इस तरह से करना है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, जो कॉस्ट होती है स्टाफ ट्रेनिंग की, वो हमें अदा करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें लिखा है DBMS इज अ कम्प्लेक्स सिस्टम, ये कम्प्लेक्स सिस्टम है। इट रिक्वायर अ ट्रेंड यूजर टू यूज इट प्रॉपरली, ठीक है, कि भाई जो यूजर्स हैं उनको ट्रेन करना पड़ता है कि वो प्रॉपरली काम करें। द यूजर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल फील्ड सच एज प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा आप किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं, इनमें से आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एन ऑर्गेनाइजेशन में नीड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑन अ स्टाफ ट्रेनिंग, और ऐसा मुमकिन है कि बहुत बड़ी अमाउंट जो है स्टाफ ट्रेनिंग के ऊपर लगानी पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम इन रॉन्ग डेटाबेस इन्वायरमेंट। अच्छा, डेटाबेस का ना बाजू का इन्वायरमेंट गलत सेलेक्ट हो जाता है, देन बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अच्छा बेटा, मैं अक्सर बताया करता हूँ कि अगर हमने एंड्रॉयड के लिए कोई एप्लीकेशन बनानी है, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए बनानी है और उसको ट्रेनिंग सेशन में रखना है, तो मैं फायरबेस का यूज़ करूँगा। फायरबेस एक अच्छी वेबसाइट, एक डेटाबेस है, ठीक है। और अगर मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है वेब बेस, तो मैं PHP माई एडमिन का सहारा लूँगा। PHP माई एडमिन एक अच्छी डेटाबेस है हमारे काम को मेंटेन रखवाने के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे कोई कहता है कि भाई अगर आपने डेटाबेस बनानी, आपने सॉफ्टवेयर बनाना है डेस्कटॉप के लिए ऑफलाइन, फिर मैं ओरेकल को अप्रोच करूँगा, ठीक है। तो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर कौन सा होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप एप्लीकेशन क्या बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, आपने जावा के लिए जनाब यानी वो आपने मोबाइल एंड्रॉयड के लिए आपने ओरेकल को सिलेक्ट कर लिया, देन बन तो जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी और उसे बनाना मुश्किल भी होगा, महंगा भी होगा और अच्छी खासी एफर्ट्स भी लग जाएंगी, ठीक है। अब प्रॉब्लम में अकर इफ अ रॉन्ग टाइप ऑफ द डेटाबेस इन्वायरमेंट इज सेलेक्टेड, ठीक है, कि बेटा अगर आप कोई रॉन्ग डेटाबेस सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, देन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। डेटाबेस सिस्टम में ऑल्सो नीड चेंज ड्यू टू देयर चेंज इन रिक्वायरमेंट की, अगर चेंज रिक्वायरमेंट में चेंज हो देन डेटाबेस सिस्टम को भी चेंज कर लेना चाहिए। द चेंज कैन बी कॉस्टली ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ टेस्टिंग एंड एग्जिस्टिंग प्रोग्राम, कि बेटा अगर आपको कन्वर्ट अचानक से करने के लिए आपने बहुत सारा सॉफ्टवेयर बना लिया है और आप उसको फिर कहा जाता है चेंज करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा होगा। इट मे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट द चेंज, ठीक है, कि बेटा इट मे रिक्वायर अ लॉट ऑफ कॉस्ट, हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा इसको चेंज करना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टॉपिक आता है नीड डेटाबेस डिक्शनरी। अभी हमने पढ़ा कि डेटा डिक्शनरी क्या होती है, ठीक है, इसके अंदर डेफिनेशंस होती हैं। तो बेटा ये एक महंगा काम है, ठीक है, यानी आप बुक बनवाते हैं, मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक बुक बनवाते हैं मैथ की, ठीक है, और फिर कहते हैं इसका सोल्यूशन भी बना के दो, तो जाहिर है वो सोल्यूशन क्या होता है, अच्छा खासा महंगा होता है। सेम डिक्शनरी भी होती है कि डेटाबेस बन जाती है, उसके बाद जो डिक्शनरी बनाई जाती है वो महंगी पड़ जाती है, ठीक है। अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नीड द डेटा डिक्शनरी, इसको डेटा डिक्शनरी की जरूरत होती है। डेटा डिक्शनरी स्टोर्स द डेटा डेफिनेशंस और द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस इन अ डेटाबेस यूज इन अ डेटाबेस, कि डेटाबेस के अंदर जो हमने जो डेफिनेशंस यूज़ की हैं, जो स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं, उन सब की एक्सप्लेनेशन इसके अंदर होती है और इसे बनवाना महंगा पड़ता है। इट इंश्योर दैट द डेटा इज अकॉर्डिंग टू डेटा डेफिनेशन रूल्स, के बेटा
कि फिर अगर ये बन गई है तो फिर हमेशा डेटाबेस के अंदर डेटा रूल्स के मुताबिक ही होगा एंटर, ठीक है। द रूल्स इंक्लूड द फील्ड नेम, वो नाम क्या होगा, साइज कितना होगा, या उस फील्ड की टाइप क्या होगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। द डेटा डिक्शनरी इज ऑल्सो यूज फॉर एक्सेस ऑथराइज फॉर द डेटाबेस यूजर, कि भाई ये इसलिए भी यूज़ की जाती है कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही डेटा को एक्सेस करे, अनऑथराइज पर्सन डेटा को एक्सेस ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है डेटा डिक्शनरी इज वेरी यूजफुल टूल बट इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, कि बेटा ये हमारे पास यूजफुल तो है पर ये क्या होती है, ज़रा एक्सपेंसिव होती है। इट रिक्वायर इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज वेल एज हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, कि बेटा इंस्टॉलेशन की कॉस्ट तो है, साथ ही साथ इसको हार्डवेयर के पैसे भी हमें देने पड़ते हैं, ठीक है बेटा। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। बेटा ये जो चैप्टर है बड़ा आसान सा है, सादा सा है, ठीक है, और जो डेफिनेशन ही हैं इसके अंदर और एक लॉन्ग क्वेश्चन है बड़ा अहम सा, वो इसको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।